नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक सेकंड हासिल की थी 10वीं में सीबीएसई बोर्ड में। तो आज हम इसी वीडियो में उनसे कुछ चर्चा करेंगे, उनकी कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 लाई और कैसे आप इनकी स्ट्रेटजीज को यूज करके आप भी अगर 10th में है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे आप उसमें अपना इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं रुद्र जी से। रुद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 मिनट आप अपना इंट्रो दे दें। जो स्टूडेंट यहाँ पर नहीं जानते आपको, वो भी आपको जान जाए, ताकि इस वीडियो को देखने में उनको क्लियरिटी मिले। बिल्कुल समीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सबसे पहले तो आपका फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ये मौका देने के लिए टू कम अप ऑन योर वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म, आपके यूट्यूब चैनल पे इस तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड करने का एक अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दिया। सो टू एवरीवन जो मेरे को नहीं जानते हैं, आई एम दी सीबीएसई नेशनल टॉपर फॉर क्लास 10th इन 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस। उसके साथ ही मैं एक नेशनल यूथ आइकॉन हूँ। काफ़ी टाइम से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साथ में यूथ एम्पावरमेंट और सोशल सर्विस सेक्टर्स में काम कर रहा हूँ ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। एंड मैं एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ, एक रिसर्चर हूँ, नेशनल माउंटेनियर भी हूँ। मेरा जो एक पर्सनल आप कह सकते हो जो गोल रहता है वो ये रहता है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो एंड हम हर फील्ड में अच्छा करने की कोशिश करें, खुद के लिए भी और जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए भी। ऑनलाइन माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक या आप पर्सनलाइज्ड जूम लेक्चर्स के थ्रू या फिर ऑफलाइन स्कूल्स में सेशंस लेके मैं अभी तक हजारों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। कभी भी ट्रेनिंग पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होती, वो इस चीज से रिलेटेड होती है हम कैसे एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं और कैसे हर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। एंड आज भी मेरा बेस्ट अप्रोच यही रहेगा कि हम बात करें बेस्ट करने की, टू लीड इन लाइफ। कभी भी एवरेज पे सेटल ना करे कोई भी स्टूडेंट, और हमेशा बेस्ट बनने की कोशिश करे, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो भैया कोई भी कर सकता है, मेरा ही मानना है। एवरी वन हैज द पोटेंशियल। तो बहुत बढ़िया आपने अपने बारे में बताया। तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जी आपने 10th में तो ऑल इंडिया रैंक 2 लाई, तो क्या आप 9th में आपके कितने अंक थे, और 9th का क्या आपका क्लास का रोल था, ये आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। बिल्कुल। स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में एक कंसिस्टेंट ग्राफ रहा है 99-100% के बीच का। नाइन्थ में हालांकि जब मैं आया तो एट्थ से काफ़ी चेंज हो जाती हैं चीज़ें, उसी तरीके से जैसे 10th से 11th में आने में चीज़ें चेंज होती हैं, वही एक शिफ्ट एट्थ से नाइन्थ में बच्चे को फील होता है। तो मेरा नाइन्थ का स्कोर 98.4% रहा था फाइनल टर्म्स का। और हाँ, थोड़ा सा सिलेबस का चेंज हुआ था और कहीं ना कहीं लो भी फील हुआ था, पर अगेन फिर 10th में ज़्यादा मेहनत करी और रिजल्ट सबके सामने है। तो आपने जब 10th में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की, तो क्या आपको ये पता था कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 आ जाएगी, या फिर कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थे, डायरेक्ट आपको पता चल गया? और जब आपको ये पता चला कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 है, तो जी। आपके क्या एक्सप्रेशंस थे और आपके पेरेंट्स के क्या एक्सप्रेशंस थे? अभी मैं जिस जगह बैठा हूँ यहीं हम सब लोग बैठे थे, लंच का समय था, ट्वेल्थ का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था एंड 10th के रिजल्ट का इंतजार चल रहा था। तो एक मतलब ऐसा होता ही है कि पेपर देने के बाद पता तो चल जाता है कितना किया कितना नहीं किया, पूरे साल की मेहनत थी बोर्ड्स में वो फाइनली रिजल्ट में दिखने वाला था। एक उम्मीद थी, एक दो नंबर का आगे पीछे लग रहा था, हाँ ये सही बात है कि एक दो नंबर का ऊपर नीचे लग रहा था, पर हाँ उम्मीद थी कि अच्छा स्कोर आएगा। तो उसी उम्मीद के साथ सब लोग, पूरी फैमिली बैठी थी, रिजल्ट देखा, नीचे से देखना शुरू किया, 100 100 100 100 और एक 99। तो वो 499 बना, 499 आउट ऑफ 500। और उसके बाद मैं तो खुश हुआ ही, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मेरी बहन ने बोला, भैया बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ी चीज कर दी अब आपने ये। पेरेंट्स की खुशी और जो चीज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे पूरे साल, वो फाइनली उन्हें जब रिजल्ट स्क्रीन पे दिखा तो उनकी खुशी अलग ही लेवल पे थी। फिर मैंने स्कूल कॉल किया, स्कूल में रिजल्ट ऑलरेडी देख चुके थे सब लोग। तो स्कूल में पहले स्कूल वाले ने मेरे से पूछा कि क्या आया है, जबकि वो सब कुछ देख चुके थे, मैंने उन्हें ऐसे ऐसा बताया। तो तब उनका हुआ कि हाँ आपने मेहनत करी थी, तो ये तो आना ही था, हमें पता है। तो इस टाइप का काफी ड्रीमी मोमेंट था, एक्सप्रेस करने के लिए उस टाइम चीजें कम पड़ गई। हम्म। मतलब खुशी इतनी थी कि अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर पा रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल। करेक्ट। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आप जब
स्टडी कर रहे थे उस समय जो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का क्या रूटीन रहता था? आप किस समय ज्यादा पढ़ते थे और कौन सा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आवर्स रहते थे जो आपको लगता था कि यही एक समय है जब सबसे ज्यादा मैं पढ़ता हूँ? और आपकी मॉर्निंग से लेकर जो नाइट आपके सोने तक की आपकी पूरी रूटीन बताएं आप हमें। रूटीन बिल्कुल। मेरा बेसिक ये रहता था कि मॉर्निंग लाइक ऐसा कोई बहुत ज्यादा जल्दी उठने का कुछ ऐसा नहीं था। अपना ठीक ठाक टाइम से उठे कि स्कूल पहुंच पाए, स्कूल के टाइम से 1 घंटे पहले उठे, हम्म। स्कूल गए, बेसिक जो भी वहां पे हुआ उसको अच्छे से ओके। पढ़ा। घर आके जैसे पीडब्ल्यू का मैं स्टूडेंट था, लाइक जो 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स हुए वो लिए। एंड उसके बाद बस जो स्कूल में पढ़ा था उसका एक बार हम्म। रिवाइज कर लिया, उतना रहता था। और मैं मेरा पर्सनली रात का टाइम जो था वो ज्यादा प्रोडक्टिव मैंने फील किया, क्योंकि एक वही समय मुझे मिल पाता था। सुबह में जल्दी उठने की मेरे को आदत नहीं है, मैं अभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। तो एक रात का ही टाइम था जहाँ पे पूरी फाइट करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, चीजें रिवाइज करी। और एट द एंड वो चीज जो एक एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि पुरानी जनरेशन्स जो सुबह का सब फॉलो करती हुई आ रही हैं, तो रात का करके और पूरा उसी के थ्रू फोकस्ड रह के एक अच्छा स्कोर अचीव किया। तो मतलब आपने ये मिथ तोड़ दिया कि सुबह पढ़ने से ज्यादा अच्छे अंक ला सकते हैं। आपने ऑल इंडिया रैंक 2 ला दी नाइट को पढ़ पढ़कर। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि सुबह अगर आप पढ़ते हो तो तभी अच्छी रैंक आ सकती है। हमारे सामने बैठे हैं एग्जाम्पल जिन्होंने रात में पढ़कर दिन में ना पढ़कर ऑल इंडिया रैंक 2 लाई है। तो चलिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो की बात, अगर एक चैप्टर है तो उस चैप्टर को आप कैसे रीड करते हैं शुरू से लेकर एंड तक की, मतलब उसका रिवीजन, और अगर कोई न्यू चैप्टर तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे? आजकल अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड तरीके से एक बार चीज़ों को समझने की कोशिश करें, स्पेसिफिकली 10th क्लास के कंटेक्स्ट में, तो मैं ये मानता हूँ पहले उसकी वन शॉट वीडियो देखना, जो कि बेस्ट तरीका है आजकल पढ़ने का। पहले उसकी वन शॉट वीडियो देखना, फिर उसकी एनसीईआरटी रीड करना, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाना। ये सब जब आपका हो जाए और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके कहीं ना फंसे, तब आपको पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर्स पे जाना चाहिए। और कहीं पे भी अगर कॉन्सेप्ट फंस रहा है तो फिर से वन शॉट की तरफ जाएं, क्योंकि 10th के चैप्टर्स इतने बड़े नहीं है कि वन शॉट में कुछ मिस हो जाए, वन शॉट सब कुछ कवर कर लेते हैं। बचा कुचा जब आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जो एक्टिविटी बॉक्सेस हैं या जो इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस एनसीईआरटी देता है अपनी बुक्स के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, जब हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बचेगा जो बोर्ड एग्जाम्स अलग पूछेंगे उससे, क्योंकि 10th में बोर्ड्स का आधार ही एनसीईआरटी होती है। ओके। तो मतलब आपने पहले से ही जो वन शॉट लेक्चर्स आपने भी वही पढ़े हैं और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करते हैं? स्पेसिफिकली ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपने तो जब बेस्ट। आपने बेस्ट है वन शॉट क्लासेस, तो बेस्ट है, आप यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ अलग एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ते थे, या फिर आप नोट्स आपने जो बनाए चैप्टर्स के उसी को पढ़कर आपने रिवीजन किया? और मेरा जो देखो प्राइमरी तो भैया वही रहता था, जैसा मैंने आपको बताया, प्राइमरी एनसीईआरटी ही हमें बाइबल मान के चलनी है अपनी थ्रू आउट द प्रिपरेशन। पर हाँ, पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर्स के लिए मैंने एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो करी थी। और स्पेसिफिकली मैं नाम बहुत बार इन चीज़ों का ले चुका हूँ, तो फिजिक्स वाला का एक मेरा स्टडी मटेरियल थ्रू आउट मेरे साथ रहा। सैम्पल पेपर्स के लिए भी, पीवाईक्यूज के लिए भी, स्कूल में जो प्रैक्टिस होती थी वो ओसवाल से होती थी। बस बेसिक बेसिक यही था। मेजर जो सेक्शन कवर्ड ओके। रहा वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहा। कभी आपने मॉक टेस्ट लगाए थे इसके, या फिर कभी पीवाईक्यू सॉल्व किए थे? अगर उसमें कम अंक आते थे या कम स्कोर आपको, तो कैसे आप अपने आप को डिमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ लेकर आते थे? थ्रू आउट द प्रिपरेशन स्पेसिफिकली मॉक टेस्ट या बोले सैम्पल पेपर्स लगाना स्टार्ट किया था दिसंबर से। और हाँ, शुरू में क्योंकि उम्मीद थी फुल लाने की, सपना ही वो देखा था, तो जब शुरू में कम मार्क्स आते थे, 76 आए, कभी 77 आए, 75 आए, तो लगता था कि यार टाइम निकलता जा रहा है, कहीं तो चीजें गलत हो रही हैं। पर फिर एक ये चीज, एक ओके। डिटर्मिनेशन था मन में कि अगर अब से भी चीजें बेटर कर ली, जैसा कि हम बोलते ही हैं, देर आए दुरुस्त आए, तो अगर अब से भी सीधे ट्रैक पे चल करेक्ट लिए, अब से करेक्ट। थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली, तो चीजें मैनेज हो पाएंगी। और इसी के साथ में कोशिश करी, जब जब कम स्कोर आए तो उस टॉपिक को ज्यादा फोकस करा, फिर उसे रिवाइज करा, उसके स्पेसिफिक ज्यादा क्वेश्चंस लगाए, और इससे उस टॉपिक पे मास्टरी आ गई। तो धीरे धीरे करते हुए जनवरी एंड में जब लास्ट टाइम मॉक्स लगाए, तो ओवरऑल स्कोर
99% से ऊपर बना हर सब्जेक्ट में। तो तब एक कॉन्फिडेंस काफी अच्छा आ गया था। बहुत बढ़िया, मतलब जो नहीं बन रहा था उसके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए आपने और उसको ही ज्यादा पढ़ा, तो जिससे कि उसमें मास्टरी आपकी आ गई और फिर then सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बिल्कुल। ठीक है। अब कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपने फॉलो की लेकिन आपको लगता है कि 90% बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ आप बताएं जो कि बच्चे फॉलो कर सकें। ओके। मुझे टेंथ की प्रिपरेशन में ऐसा लगता है कि बच्चे चीजों को ओवर हाइप कर देते हैं और टेंशन में आ जाते हैं समय से पहले। जैसे बोर्ड है, पहला बोर्ड है, हम्म। पहला बोर्ड है, वो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं फिर जब उनका एडमिट कार्ड आता है और अंतिम लाइक लास्ट के 10 डेज बचते हैं। तो बच्चों की अगली टेंशन ये होती है, कैसा स्कूल होगा, सेंटर है, कैसे टीचर्स होंगे। तो इतनी ज्यादा टेंशन में एक नर्वसनेस का माहौल क्रिएट हो जाता है कि एग्जाम हॉल में एंट्री के बाद मैंने लेजिट स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है, वो कांप रहे हैं, उन्हें चीजें आती हैं पर वो पेपर में लिख ही नहीं पा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। हम्म। तो मेरे हम्म। साइड से ही ऐसा था हम्म। कि हम्म। मेरे पूरे बैच का, स्पेसिफिकली मेरे स्कूल से जो मेरे फ्रेंड्स थे, हम 7-8 लोग थे। हम बहुत चिल रहते थे। इवन हमारा हमारा भी 10th में फर्स्ट बोर्ड था, पहला बोर्ड एग्जाम इंग्लिश का था। हमने कभी फील ही नहीं होने दिया कि हाँ कुछ अलग है, एग्जाम्स हैं, पूरे साल दिए हैं, अब भी दे देंगे। इस चिल माइंडसेट के साथ जाना है। और बच्चे ऑल ओवर इंडिया यही गलती कर देते हैं कि वो कूलनेस अपनी थोड़ी सा लाइक प्रेशर में खो देते हैं। प्रेशर लेना है पर उतना ही लेना है जितना हमारे लिए अच्छा है। बाकी भगवान पे भरोसा रख के बस काम करना है, चीजें तो हो जाती हैं। मतलब कि पढ़ाई करो, ज्यादा प्रेशर हमें नहीं लेना है। टेंथ को टेंथ के ही अकॉर्डिंग मानना है, ज्यादा कोई बिल्कुल यूपीएससी लेवल का एग्जाम बिल्कुल नहीं होता बिल्कुल। है, बेसिकली ये हम मान के चलो। सही बात है। ठीक है। तो जब आपने प्रेपरेशन की तो उस समय अभी के बच्चे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, यूट्यूब वगैरह, रील्स। तो आपके समय भी ये होती थी या फिर तो आपने होती थी, तो आपने इन सभी चीजों से कैसे दूरी बनाई? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सारी चीजों को यूज करते हो तो ऑल इंडिया रैंक 2 लाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, आपको तो खुद भी पता है कि मैं सरकारी कामकाज में और यूथ अफेयर्स इस सब में कितना एक्टिव रहता हूँ। और क्लास 10th में भी जनवरी बिल्कुल बिल्कुल। 2025 में मुझे दिल्ली जाना पड़ा था नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए। पूरा एक हफ्ता मेरा उधर यूटिलाइज हुआ। फिर उसके हम्म। बाद अब जब यूथ फेस्टिवल से नए नए आए तो नई नई मेमोरीज थी, है ना, चीजें पोस्ट करनी थी, नए नए हम्म। फ्रेंड्स थे, सबसे बातचीत चल रही थी, सीनियर्स थे। तो काफी ज्यादा सोशल इंटरेक्शन हो रहा था। पर हाँ, हमें प्रायोरिटी बनानी है चीजों की, कब क्या ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी अगर कल मेरा कोई एग्जाम है तो अभी मेरे लिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पर अगर मैंने समीर भैया से एक कमिटमेंट कर रखा है कि हाँ आपने मुझे इनवाइट करा, मैं आपके हम्म। चैनल पे ये एक गाइडेंस सेशन दूंगा, तो मेरे लिए अभी वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उसको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। इस तरीके से जब हम प्रॉपर प्रायोरिटीज अपने लाइफ में बनाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर के साथ साथ आप क्लास के टॉपर भी हो सकते हैं। और ये अब हाइपोथेसिस नहीं रही, क्योंकि मैंने करके दिखाया है वो एक। मेरा टॉपर बनने के पीछे का रीजन ये था कि सारे मिथ्स तोड़ने हैं। जो लोग सोचते हैं ना, फोन चलाने वाला नहीं बन सकता, हम्म। 2 घंटे पढ़ने वाला नहीं बन सकता, 10 घंटे सोने वाला नहीं बन सकता, सुबह जल्दी ना उठने वाला नहीं बन सकता, हम्म। स्कूल आपको बिल्कुल ऐसे हम्म। स्कूल में डेली जाना होता है, 100% अटेंडेंस देनी होती है, या आप अगर लाइफ में कुछ और कर रहे हो तो आप टॉपर नहीं बन सकते। तो ये सारी चीजों को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्ल्ड आता जा रहा है, चीजें असल में सिंपल हो रही हैं हमारे लिए। और इसीलिए जीतना ऐसे में बहुत इजी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। हम्म। तो मतलब बाकी लोग जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें उस समय पढ़ाई करनी है, और इन्फ्लुएंसर टू टॉपर ये आपने साबित कर दिया कि प्राथमिकता हमें किसी चीज को देनी है। अगर बिल्कुल। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस समय उसको ज्यादा प्राथमिकता दें, तो सारी चीजें मेंटेन की जा सकती हैं। जी जी। और एक और बात कि आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की कि बीच में अगर कुछ हो जाता है तो बेसिकली जो अभी के बच्चे हैं वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, तो इस पे आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने क्लास 10th में एंट्री करी थी, ये सपना वैसे बहुत पहले से था कि क्लास 10th में टॉप करना है। एंट्री करने के साथ एक खुद से प्रॉमिस किया था कि हाँ, सिर्फ मैंने सपना देखा होता तो ठीक है, एक बार को टाला जा सकता था, पर सपना पेरेंट्स का था, सपना स्कूल के टीचर्स का था, सपना पूरी फैमिली का था, सबका भरोसा था। तो जब जब कभी थकान होती थी या
बहुत ज्यादा परेशान हो गए, इतना पढ़ना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे एक यही चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मेरे सपने शायद इस इन सब परेशानियों से ज्यादा बड़े हैं। और एक बार ये चीज अचीव हो जाए तो जो आगे मुझे मिलने वाला है, तो ये सब जो हमारे स्ट्रगल है ये वर्थ इट होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने शायद ऐसा कहा है, लाइक बहुत फेमस कोट है ये, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो ये चीज एक फॉलो अप में रखनी है, इतना डिटरमाइंड होना करेक्ट। है कि जो मैंने सोच रखा है, जो खुद से एक प्रॉमिस किया है, दूसरों का छोड़ दीजिए, जो खुद से वादा किया है उसको जरूर निभाना, चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े। वो डिटर्मिनेशन जब युवा में आएगा तो कंसिस्टेंसी तो खुद पीछे पीछे आ जाएगी। करेक्ट, बहुत बढ़िया कहा आपने। ऐसे सपने जो सोने ना दें। बिल्कुल। ठीक है। तो आपने कोचिंग की, पीडब्ल्यू से आपने कोचिंग की थी, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि बिना कोचिंग के भी ऑल इंडिया रैंक आ सकती? क्योंकि आपने तो कोचिंग की थी, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है कि कोई अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके पास अभी कोचिंग वोचिंग नहीं करते हैं वो, तो क्या बिना कोचिंग के भी ऑल इंडिया रैंक 2 लाना हासिल करना पॉसिबल है? मेरे हिसाब से बहुत आराम से चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हालांकि मैं बैच का स्टूडेंट था, पर हाँ ये मैंने खुद भी देखा है कि जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं आजकल, तो बेस्ट सोर्स मुझे वो लगे, क्योंकि वहां आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट हजारों टीचर्स हैं। आपको जिससे समझ आता है आप उससे पढ़ सकते हैं, और सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट होने के बावजूद टीचर्स ने टॉपिक वाइज वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है कि एक कोचिंग में आपको एनरोल्ड होना ही पड़ेगा, या आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के नहीं कर सकते। बहुत हद तक चीजें पॉसिबल हैं, और अगर कोई मेहनत करे तो जरूर हो सकता है। बेस्ट सोर्स यूट्यूब आपके वीडियो लेक्चर्स के लिए, गूगल आपके नोट्स के लिए, एंड स्कूल तो हम सब रेगुलरली जाते ही हैं। ओके। तो 90% स्टूडेंट कहाँ फेल होते हैं? कि वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, या फिर एक करेक्ट स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई नहीं करते हैं? तो कहाँ पर प्रॉब्लम आती है बच्चों की? मैंने जो भैया देखा कि मैं, जैसे मेरा ये आर्टिकल भी बहुत फेमस गया था कि 2 घंटे पढ़ के और फिर करके दिखाया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हम्म। काफी सारे न्यूज ओके। चैनल्स, ये सब चीजें आई। मुझे ये लगता है कि मैंने खुद बच्चों को देखा है जो जो 10-10 घंटे पढ़े हैं। मेरे आसपास 6-6 7-7 घंटे पढ़ने वाले थे। और हम्म। तब आपको डाउट होता है अपने ऊपर कि या तो मैं बहुत कम पढ़ रहा हूँ या ये बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी और उनका मटेरियल गलत था, उन्होंने गलत जगह टाइम लगाया, और वहीं वो टाइम मैंने सही चीज पे लगाया। एक चीज हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ये बात बहुत चलती है, क्वालिटी ज्यादा जरूरी है, क्वांटिटी जरूरी नहीं है। ये मेरा मानना है, और ये मैंने खुद हम्म। पर्सनली फील भी किया। जब मैंने टॉप किया तो मुझे एक अफसोस था एक नंबर कटने का। तो सबने ऐसा बोला कि मुझे ये चीज तब फील हुई, मेरे एक दोस्त ने बोला, यार हमने ना 6-6 7-7 घंटे पढ़ाई करी, तब भी हम उस स्टेज पे उन सेलिब्रिटी टीचर्स के साथ नहीं खड़े हो पाए, और तूने 2 घंटे पढ़ाई करी, तेरा एक नंबर कटा, उसको भूल, तूने बहुत बड़ी चीज अचीव करी है। तो ये था कि लोग मेहनत करते हैं, पर सही चीज पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। मतलब स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी से पढ़ो, और हार्ड वर्क भी होना चाहिए, लेकिन एक बिल्कुल। प्रॉपर अगर आपके पास स्ट्रेटजी होती है तो वो ज्यादा बेटर हो सकता है जी मेरे जी ख्याल जी, से। करेक्ट। तो अगर मैं आपको एक टाइम मशीन में बैठा देता हूँ रुद्र जी, और आप पहुंच जाते हैं 9th क्लास में, तो आप पुराने वाले रुद्र को क्या एक एडवाइस देंगे जो कि आपने अभी सीखा? मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि सबने ऐसा बोला था, 10th में पढ़ लो, बोर्ड का साल है, 11th में एंजॉय करना, फिर 12th में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड का साल है। तो मैं रुद्र को ये बोलना ओके। चाहूंगा, ये जो लोग बोल रहे हैं 11th में एंजॉय कर लेना, बस उनकी मत सुनना। 11th में एंजॉय करोगे तो कहीं के नहीं बचोगे। जो हम्म। करना है, जितना करना है, 10th तक तो करो पूरे। लाइक पढ़ाई में डिटरमाइंड हो जाओ जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट सॉलिड रहें, और फिर 11th में एक नए जोश के साथ आओ। 11th में हाँ आपको पढ़ाई को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ये सच्चाई है। 11th को आप 10th से इक्वेट नहीं कर सकते, 12th को आप 10th से इक्वेट नहीं कर सकते, बहुत चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो जो भी आपको ऐसा बोल रहा है 10th बोर्ड का साल है, अच्छे नंबर ले आओ फिर इंजॉयमेंट है, वो आपका बेवकूफ बना रहे हैं। वो आपको सेम चीज 12th के लिए भी बोलेंगे, फिर वो सेम चीज आपको कॉलेज के लिए भी बोलेंगे। तो आप अपना हर मोमेंट इंजॉय करो और बेस्ट जियो उसको, चीजों को आगे के लिए मत टालो। पर हाँ, अपने सपनों को प्रायोरिटी देनी अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको नहीं भूलना है।
मतलब कि ऐसा है कि अगर कोई बोलता है कि आप नाइन्थ में अच्छे से पढ़ लो, टेंथ में आपका ऐस रहेगा, या फिर टेंथ में आपने बहुत अच्छे अंक बना लिए तो इलेवेंथ में आप फ्री हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा है। फिर कुछ नहीं। ट्वेल्थ में जब आपने अच्छे अंक बना लिए तो फिर बोला जाता है कि कॉलेज में, फिर कॉलेज में जब आपने अच्छे अंक बनाए तो फिर कहते हैं जॉब लगने के बाद सही आपकी बात लाइफ है। बहुत अच्छी जाएगी। तो बेसिकली ये है कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा जीना भी जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, तो कुछ ऐसी तीन मिस्टेक्स जो कि अभी के स्टूडेंट करते हैं जिनको आप ना करने की सलाह देंगे, कि आप कोई ऐसी तीन मिस्टेक आप बता सकते हैं? बिल्कुल। मुझे जो लगता है, मैथ्स के पर्सपेक्टिव से पहले बात करूंगा। कैलकुलेशन में हम जैसे जब घर पे होते हैं तो अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है, अप्रोक्स में वैल्यूज लेना या कैलकुलेटर का यूज करना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। ये बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे प्रॉब्लम देगा। अप्रोक्स वैल्यूज से जब आंसर्स डिफरेंट आते हैं तो इवेल्युएटर आपके मार्क्स काट सकता है। और इलेवेंथ में ऐसे प्रॉब्लम देगा कि इलेवेंथ में कैलकुलेशन बहुत हाई लेवल की है, बहुत डेसिमल वाली कैलकुलेशंस हैं, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता ही नहीं है। दूसरी चीज, हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा हाइप अप करने लगते हैं और स्कूल से एब्सेंस स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो घर पे पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं बोल के स्कूल नहीं जाते। वो चीज कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जब आप एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं तो नई चीजें जानने को मिलती हैं। अगर टीचर ने 1 घंटे का लेक्चर लिया तो उसमें से 5 मिनट कुछ ऐसा वो जरूर बताएंगे आपको, कुछ ना कुछ डिस्कशन से ऐसा जरूर पता चलेगा जो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकता। एक डिफरेंस होता है, वो हमें समझने की जरूरत है। और तीसरी मिस्टेक की अगर हम बात करें, पूरे साल हम राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते, प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते, अचानक से जनवरी में जागते हैं कि हाँ भाई ये भी करना है और इससे भी मार्क्स इफेक्ट होते हैं। पहले दिन से प्रॉपर रोड मैप के साथ अगर काम करें तो लास्ट मोमेंट स्ट्रेस से बचा जा सकता है। ओके, तो लास्ट 3 मंथ आपके पास बचे हैं रुद्र जी, और लास्ट 3 मंथ में आप क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, इसको आप थोड़ा डिफाइन करिए। लास्ट 3 मंथ्स अगर हमारे बचे हैं तो पहली बात तो सिलेबस पूरा होना चाहिए। पर ऐसा भी होता है कि सिलेबस पूरा नहीं है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज आपकी वीक है या जो आपने नहीं पढ़ी है, रिवाइज नहीं करी है, उसको पहले तो निपटाइए। 3 महीने में से 1 महीना मैं कहता हूं आप पूरा उस चीज को दे दीजिए जो आपकी वीक है या जो आपने रिवाइज नहीं करी है। फिर अगले महीने आप आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जो लास्ट पिछले 5-6 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन पेपर्स आए हैं। क्योंकि सीबीएसई बहुत हद तक प्रिडिक्टेबल पेपर बनाता है। अब ये सब जब आपका हो गया तो आपको करनी है अपनी नॉलेज टेस्ट, कि मैंने पढ़ लिया, मैंने पुराने क्वेश्चंस लगा लिए, अब देखते हैं नए अप्रोच में मैं कितना कर पा रहा हूं। नए पैटर्न के लिए आपको सैम्पल पेपर अब लगाने पड़ेंगे। और ये आप 3 महीने इसमें डिवाइड करो, रिवीजन करो, नई चीजें पढ़ो, टॉपिक्स को ब्रश अप करो। कॉन्सेप्ट में पहले तो कॉन्सेप्ट में ऐसे बन जाओ कि आपका कोई तोड़ ना हो। साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर रह गई है उसे निपटाओ। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आओ। 3 महीने बहुत आराम से आप इसको मैप कर सकते हो। लास्ट में सैंपल पेपर पे आओ, जिससे आप नए पैटर्न के साथ कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं, कितने ज्यादा फेमिलियर हैं, वो आपको पता चल सके। और एंड टाइम फिर वही है, आपको थ्रू आउट एवरी डे जो भी कमियां दिख रही हैं उनको इंप्रूव करते जाना है। ओके, मतलब आपने बताया कि सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो, देन अगर सिलेबस कंप्लीट है तो उसके बाद पीवाईक्यू आप लगाना शुरू करो, और फिर प्रैक्टिस करते रहो, तो इससे आप एक टॉपर की रैंक में आ सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो रुद्र जी, आज के सेशन का लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर मैं एक लाइन में बोल बताना आपसे पूछना चाहता हूँ कि टॉपर का सीक्रेट क्या है, कि ऑल इंडिया रैंक कैसे लाई जा सकती, तो आप वो एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? एक्चुअली काफी सारे लोग ऐसा बोलेंगे, बहुत मेहनत करना, किताबों के सामने बैठे रहना। पर मैं ऐसा बोलूंगा, टॉप करना है ना अगर, और लाइफ में अच्छा करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटरमाइंड रहना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, बस 2 चीजें हैं। और लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से चिल रहना होगा। अपने ऊपर भरोसा करो, जिस भी ओ, भगवान को मानते हो उन पे भरोसा करो, और मेहनत करते जाओ। एकदम शांत रह के, कोई टेंशन नहीं लेनी है, जो होगा ऊपर वाले के हाथ में, अच्छा ही होगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। बस एक इस माइंडसेट के साथ चलना है। बाकी 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, सब बराबर हो जाता है। सही चीज पढ़नी है, स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। हम्म,
करेक्ट। तो आपने बताया स्मार्टली हार्ड वर्क करो, पीवाईक्यू लगाओ, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, सब हो जाता है। बिल्कुल। तो धन्यवाद रुद्र जी, आज के सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला, और हमारे जो स्टूडेंट्स थे, जो व्यूअर्स थे, उनको आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई। और आप सभी व्यूअर्स के लिए भी एक बात है कि मेरी और रुद्र जी की दोनों की इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको रुद्र जी से भी कांटेक्ट करना है, मेरे से भी कांटेक्ट करना है, तो आप इंस्टा आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल अगर आपको और भी कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स भी आपके लिए ओपन है, जहां पर आप हमेशा अपने कमेंट डाल सकते हैं। जो क्वेश्चन अगर मुझे लगते हैं ज्यादा पूछ गए हैं तो उसको बिल्कुल मैं रुद्र जी से उनका आंसर दिलवाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो कि अभी 9th और 10th में है और 11th 12th में जाने वाला है। तो लास्ट दो शब्द मैं रुद्र जी से कहूंगा कि पब्लिक और स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहें, फिर इसके बाद हम सेशन को क्लोज करते हैं। बिल्कुल, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि हमें एक ही लाइफ मिली है, उसे एंजॉय करो, पर अपने सपनों को प्रायोरिटी दो। एक बार सपने पूरे हो जाते हैं ना, तो खुद पे भरोसा होने लगता है, फैमिली को आप पे भरोसा होने लगता है, और वो बेस्ट मोमेंट होता है लाइफ का। जब सबको आप पे भरोसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ एट दैट टाइम। चीजों को, अच्छी चीजों को प्रायोरिटी देनी है, गलत चीजों से दूर रहना है, एंड टाइमली चीजें सुधार लेनी है अगर कुछ गड़बड़ चल भी रहा है तो। देर आए दुरुस्त आए, पर बस टाइम से चीजें समझ आ जाए। बाकी, यू हैव जस्ट गॉट वन लाइफ, रॉक ऑन। एंड स्पेसिफिकली थैंक यू वंस अगेन समीर जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन योर चैनल एंड स्पीक विद द टीम एग्री एम्पायर। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जैसा कि भैया ने बताया, आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, या इंस्टाग्राम पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छा मुझे लगा कि भैया ऐसा प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बच्चों को, टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट देयर करियर एंड देन टॉक अबाउट क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो मेक श्योर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि नॉलेज और ज्ञान देने से बढ़ता है। किसी का, जब किसी का भला करोगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो शेयर करना, ड्रॉप योर डाउट्स, ड्रॉप योर लाइक सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप लोग नए हो। थैंक यू एवरीवन।